अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट 4 लेक्चर से हम सर्कुलेशन ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम ब्लड वेसल्स, जिसे हम खून की नालियाँ कहते हैं, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड प्रेशर, खून का दबाव किसे कहते हैं, इसको कैसे नापा जाता है, इसका मेज़रमेंट। उसके बाद में ईसीजी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके बाद में कुछ हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरान खून के निज़ाम या दिल से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स जो है, कुछ बिगाड़, बेतरतीबी जिसे अपन कहते हैं, वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ने की इंशाल्लाह यहाँ हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स है, हमने इससे पहले कहा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या दौरान खून का जो निज़ाम है, इसमें ब्लड जो पहले हमने पढ़े, उसके बाद में हार्ट, दिल, और तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, इस सिस्टम का, इस निज़ाम का, वो है ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ। तो जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स में इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक आर्टरीज, जिसे हम शरियान कहते हैं, याद रखिए शरियान, बाद में आर्टरीज याद कर लेना क्योंकि बार बार यही आएगा। वेंस, जिसको हम वरीद कहते हैं, और कैपिलरीज। एक्चुअल में कैपिलरी ये रगे या खून की बारीक नालियाँ, ये तीनों को हमको यहाँ डिटेल में पढ़ना है। पहले आर्टरी के बारे में याद रखिए कुछ जनरल पॉइंट्स। कभी कभी इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आर्टरी और वेन से रिलेटेड, कैपिलरी में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, आर्टरी और वेन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आर्टरी वेन के दरमियान फ़र्क पूछा जाता है, आर्टरी और वेन की साख पूछी जाती है, कभी इसके अफ़ाल पूछे जाते हैं। तो दोनों को कंपेरेटिवली आप अगर इसको पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ अगर पढ़ते हैं आप लोग, तो इसको बहुत आसानी से, पहले 1 बाय 1 इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप जब इसको याद रखोगे तो दोनों को एक साथ, दोनों का आपस में मुआवजा करते हुए या दोनों को कंपेयर करते हुए याद रखिए तो बहुत आसान होगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा और सारे सवालात के जवाब लिखने में आसानी हो जाएगी। पहले आर्टरी जो है, इस आर्टरी के बारे में यानी शरियान के बारे में आपको कौन सी चीज़ें याद रखना है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि ये जो खून की नालियाँ हैं, ये खून की नालियाँ इंसान के दिल से यानी हार्ट से खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक यानी बॉडी तक ले जाती है। पहला पॉइंट आप इसको याद रखिए कि आर्टरी उन्हें कहा जाता है, वो खून की नालियाँ होती है जो दिल से खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, मुख्तलिफ अज़ा तक, मुख्तलिफ निज़ाम तक, मुख्तलिफ खलियात तक पहुँचाते हैं। ये पहला काम। दूसरी बात याद रखना है कि जो आर्टरीज़ है, इसमें जो खून पहुँचाया जाता है, ये ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको अपन आम जुबान में साफ़ खून कहते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन है, ऐसा खून ये हार्ट से, दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने वाली खून की नालियाँ, उन्हें हम आर्टरी कह रहे हैं। यानी पहली बात ये कि वो दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून को ले जा रही है। दूसरी बात ये कि ये ऑक्सीजन वाले खून को, जिसमें से ऑक्सीजन वाले खून को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक यानी ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कर रही है। उसके बाद याद रखना है जो आर्टरीज़ होती है, ये आर्टरीज़ स्पेशली जिस्म के बहुत ज़्यादा अंदर की जानिब डीप होती है, बहुत ज़्यादा जिस्म के दरमियानी हिस्सों में मौजूद होती है। उसके बाद याद रखना है कुछ आर्टरीज़ को छोड़कर, जैसे यहाँ की जो आर्टरीज़ होती है, रेडियल कहा जाता है इसको, यहाँ आर्टरी है, यहाँ वाली, ऐसे कुछ पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स जो है, इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी जगह ये सभी आर्टरीज जो है जिसमें के अंदर डीप हिस्से में, जिसमें के दरमियानी हिस्से में मौजूद होती है, वेंस उसके ऊपर की जानिब मौजूद होती है। फिर देखना है कि जो आर्टरीज़ है, फिर ये आर्टरीज जो है तो छोटे और खून के नालियों में, जैसे हमने देखे थे हार्ट या दिल की साख, उसमें एक अज़म शरियान, फिर वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, और फिर ये है आर्टियोल्स में तकसीम होगी, आर्टियोल्स फिर कैपिलरी में तकसीम होगी, और ये इस तरह का एक जाल पूरे अपने जिस्म में मौजूद होगा, और फिर ये खून को जिस्म के हर खलिए तक, हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करेगी। अब ये रहा आर्टरी के बारे में। फिर वेन के बारे में, फिर दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ में पढ़ाता हूँ ताकि आपको याद रहे।
वेन के बारे में आपको याद रखना है, जैसे यहाँ अगर आप ये वेन को लिख रहे हैं तो यहाँ हमने हार्ट से बॉडी तक खून को पहुँचाने वाली खून की नालियों को आर्टरी कहते हैं। वेन में इसके उलट होगा, यानी बॉडी से जो है ये हार्ट तक इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जिसमें कि मुख्तलिफ हिस्सों से खून को हार्ट में या दिल में जमा करने वाली खून की नालियाँ वेन या वरीद कहलाएगी। यहाँ हमने देखे थे कि ऑक्सीजन वाले खून को, यहाँ हम देखेंगे गैर ऑक्सीजनी खून को या कार्बन डाइऑक्साइड वाली खून को, ये हार्ट तक लाने का काम करेंगी। फिर हमको तीसरी चीज़ देखना है कि ये जो बहुत डीप होती है ये ऊपर के हिस्से में होती है, ऊपरी सतह में होती है, यानी वेंस। ये जनरल चीज़ें आर्टेरियल वेन के बारे में, फ़र्क भी रहा तो ये पॉइंट्स आपने लिखना। उसके बाद इसके साख के एतबार से दोनों में भी, यानी आर्टेरियल वेन में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं। जैसे आर्टेरियल वेन में यहाँ पर एक दरमियान में एक खाली जगह, एक खला है, एक स्पेस है, और ये जो स्पेस है ये स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं। बाद में इसके पूरे लेवलिंग हम करेंगे। और इसके ऊपर 3 हिफाजती गिलाफ है। ये वाला एक पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट, ये तीसरे वाला पार्ट। ये जो ऊपर वाला हिफाजती गिलाफ है इसे ट्यूनिका एक्सटर्नल है, बाहर का, इसलिए इसे ट्यूनिका मीडिया, दरमियान में इसलिए मीडिया, और इससे ट्यूनिका इंटरना, याद रखिए। ओके, इसकी जो दरमियानी ये खला है, खाली जगह, जिससे खून जो है पास आउट होता है, खून जो है तो मुंतकिल होता है, इसको कहते हैं ल्यूमेन। याद रखना है, क्या कहते हैं इसको? ल्यूमेन। अब ये आर्टरी की साख हो गई, इसमें इसके 3 यानी हिफाजती गिलाफ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटरना है, और दरमियानी जो खला है उसको ल्यूमेन कहते हैं। अब जब हम वरीद या वेन की साख बनाएंगे तो सेम इसी तरह से ये बनेगा। दरमियानी जो खला है उसको ल्यूमेन हम कहेंगे, ये वाला लेवल। इसके बाद इसके ऊपर एक यानी 3 हिफाजती गिलाफ जैसे इसमें है वैसे ही सेम टू सेम ये तीनों नाम, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, सिर्फ इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि यानी इनके स्ट्रक्चर में, जैसे अगर अपन एक को बनाते हैं तो कोई भी आर्टरी कोई भी वेन हम बोल सकते हैं, लेकिन जब दोनों को बनाएंगे और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आर्टरी की जो दीवार है और ये वेन की जो दीवार है, दोनों में फ़र्क है। आर्टरी की दीवार काफ़ी मोटी होती है क्योंकि इसमें जो खून यानी ऑक्सीजनी खून हार्ट से बॉडी तक ले जाया जाता है, इसमें काफ़ी प्रेशर होता है, दबाव ज़्यादा होता है, और ये जो है ये इस वेन के बनिस्बत यानी वरीद की जो ये दीवार है इसके बनिस्बत मोटी होगी, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है, जैसे ये ल्यूमेन को मैंने बनाया, देखिए याद रखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये वेन का है, ये आर्टरी का है, यानी ये वरीद का है, ये शरीयान का है, तो दोनों के ल्यूमेन में भी फ़र्क है। इसकी दीवार मोटी होने से इसका ल्यूमेन कम होगा और इसकी दीवार पतली होने से इसका ल्यूमेन यानी इसकी जो खला है ये बड़ी होगी। ये इसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। तो अगरचे आर्टरी और वेन ये अगर क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, या फिर फ़र्क दोनों में पूछा जाएगा, तो इतने सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि खून की वो नालियाँ जो खून को हार्ट से या दिल से जिस्म की तरफ ले जाती है आर्टरी कहलाएगी, जिसमें से हार्ट की तरफ लाएंगी वेन कहलाएगी। ऑक्सीजन वाले खून को ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को या गैर ऑक्सीजन खून को लाती है। ये जिसमें के डीप के अंदर होगी, ये जो है तो ऊपर के हिस्से में, ऊपरी सतह में होगी। इसमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ये होगा, इसका भी ये होगा। इसका ल्यूमेन जो है इसके बनिस्बत छोटा होगा, यानी खला कम होगी, इसकी खला ज़्यादा होगी, इसकी दीवार मोटी होगी, इसकी दीवार पतली होगी। इसके अलावा और कुछ चीज़ें आपको याद रखना है आर्टरी और वेन में। आर्टरी में आपको एक चीज़ याद रखना है कि पहली एक चीज़, जैसे कुछ आर्टरीज इसमें से कभी कभी इसको नीट में है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैंने डबल सर्कुलेशन जहाँ आपको पढ़ाया था उस चैप्टर में, तो वहाँ आपको याद होगा कि वहाँ 2 आर्टरी और 2 वेन, जैसे पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पर पल्मोनरी वेन, ये दोनों
इस दोनों के वर्क से, इस दोनों के अफ़ाल से थोड़ा सा अलग अफ़ाल अंजाम देती है। पल्मोनरी आर्टरी ये ऑक्सीजनी खून को नहीं ले जाती है जो गैर ऑक्सीजनी खून को ले जाती है। तो यहाँ याद रखिए, क्योंकि ये जो आर्टरी है ये आर्टरी हार्ट से लंग्स को खून ले जाती है, यानी हमारे फेफड़ों को। ठीक है, तो फेफड़ों में ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, सांस के ज़रिए बाहर उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसकी जगह ऑक्सीजन दोबारा आएगा। वैसे ही यहाँ पल्मोनरी वेन जो है, ये पल्मोनरी वेन, क्योंकि हमने देखे थे कि गैर ऑक्सीजन खून को लाने वाली ये ऑक्सीजन वाले खून को लाती है, यानी ये लंग्स से हार्ट तक लेकर आती है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और याद रखना है इसके अंदर इससे रिलेटेड, कि कभी कभी पोर्टल आर्टरीज़ वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो डिफरेंट हेपेटिक पोर्टल, रेनल पोर्टल आर्टरीज़ वगैरह होती है, वेन होती है, तो वहाँ वो जिस इससे रिले, जैसे हेपेटिक वगैरह जो लफ्ज़ है कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जाते हैं। हेपेटा लीवर को कहा जाता है, यानी हार्ट से लीवर को जुड़ी हुई, क्योंकि लीवर में बहुत सारे फंक्शंस है, लीवर से बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स खारिज होते हैं, उनको लाना है। या लीवर में कुछ बेकार मादों को, जैसे अमोनिया है वगैरह, उसको यूरिया में तब्दील करना, ये मैटर होते हैं। कुछ चीज़ों का खात्मा किया जाता है, तो वो ब्लड को वहाँ ले जाने वाली। खैर वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इतना भी अगर काफ़ी लिखते हैं तो काफ़ी है, यानी ये हमको आर्टीरियर वेन के बारे में इतना याद रखना है। फिर चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। कैपिलरीज जो है ये क्या है, मैंने अभी आपको कहा था कि यहाँ ये आर्टरी ये इस तरह से आर्टियोल्स में और फिर कैपिलरी में तकसीम हो जाएगी। तो हमने देखे कि क्लोज सिस्टम में, इससे पहले मैंने आपको शुरू में इब्तिदाई लेक्चर में पढ़ाया हूँ कि जो दौरान खून का बंद निज़ाम है, उसमें खून मुकम्मल तौर पर खून के नालियों से दौर करता है, जिसमें आर्टरीज से आर्टियोल में फिर कैपिलरीज में। तो ये खून की छोटी नालियाँ, बहुत बारीक नालियाँ जो है, ये जिसको अपन रगे कह रहे हैं, ये जैसे यहाँ पर ये आर्टरी है, फिर और ये कई शाखों में तकसीम होगी, और फिर ये शाखें ऐसी बहुत सारी ऐसी छोटी इसमें तकसीम हो जाएगी। अब यहाँ ये ऑक्सीजन वाला खून है, ये कैपिलरी में आएगा, यहाँ इस खलियात से, खलियात के हर जिस्म के खलियात तक ये जाके पहुँचेगा, और इस खलिए में ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेगा, और खलिए में मौजूद जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस इस खून में लाया जाएगा। फिर ये और छोटी वरीदों में इस तरह से ये छोटी वरीदें फिर मिलेगी, ये वरीदें मिलकर फिर और जिस्म के दो हिस्सों से मैंने आपको कहा था, सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा, ये बनकर ये इस खून को, यानी गैर ऑक्सीजन खून को हार्ट तक लेकर आएंगे। तो ये छोटी नालियाँ जो खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक इनडायरेक्टली डायरेक्टली खून के बाफ्त, खून के टिश्यूज़ तक, खून के खलियात तक पहुँचाती है, उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। इसके बारे में इतना इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, यानी ये तीनों को पूछा जाएगा, ज़्यादातर ये दो को ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलिए उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक ब्लड प्रेशर, खून का दबाव। इसमें दो टॉपिक्स, एक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं पढ़ेंगे अपन, इसके साथ साथ ही इसको भी पढ़ लेंगे, हाइपरटेंशन को, यानी खून का हाई बीपी कहते हैं उसको। मेज़रमेंट इसका कैसा किया जाता है, कैसे इसका नापा जाता है, और ईसीजी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से कुछ बातें याद रखना है। ब्लड प्रेशर हम किसे कहेंगे, कैसे इसको नापा जाता है, ये हमको याद रखना है। बहुत बार ब्लड प्रेशर ये जब लफ्ज़ आता है तो जो हाई बीपी है, यानी जिनका ब्लड प्रेशर मामूल से ज़्यादा हो, या जो होना चाहिए जितना, उससे अगर ज़्यादा हो तो उसको हाई बीपी कहते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन कहते हैं उसको। लेकिन इन जनरल सब लोग जनरल वर्ड ब्लड प्रेशर, भाई उनको ब्लड प्रेशर तो हो गई, यानी हमने देखे कि जब दौरान खून का बंद निज़ाम है, खून के नालियों से मतलब दौर करेगा तो एक प्रेशर के ज़रिए करेगा, एक दबाव के तहत करेगा। अगर वहाँ दबाव नहीं होगा तो खून पहुँचेगा कैसे, तो वहाँ एक दबाव होगा, लेकिन एक मखसूस दबाव होगा, एक पर्टिकुलर दबाव होगा, और वो पर्टिकुलर दबाव जो है उसको हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। अब इसमें अगर इजाफा होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे, और वो अगर उस मामूल से कम होगा उसको लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो इसको दोनों को भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो पहले ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है आपको देखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि जब इससे हार्ट या दिल का काम करने के तरीके में हमने देखे थे कि जब दिल के सिकुड़ने का अमल होता है उसको हमने सिस्टोल कहे थे। ठीक है, याद है, यानी दिल के सिकुड़ने के अमल को अपने सिस्टोल कहे थे। और जब दिल के फैलने का अमल होगा उसको डायस्टोल कहा गया था। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, जब दिल के सिकुड़ने का अमल होगा तो उसमें मौजूद जो खून है, अपने देखे थे एसवी मैंने लिखा था उसको,
स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं उसको। तो वो 70 ml खून उस दिल से आर्टरी में दाखिल होगा और आर्टरी मुख्तलिफ हिस्सों तक उसको पहुंचाएगी। तो जब उसके सिकुड़ने का अमल हो तो एक तरह से हार्ट का जो काम है, एक पंपिंग ऑर्गन्स, पंप करने वाला अज़ा ऐसा हम कह सकते हैं, तो जब उसको पंप करेगा तो जो खून है वो आर्टरी में दाखिल होगा और वहाँ एक दबाव कायम होगा, क्योंकि एकदम फास्ट उसको पंप किया जाएगा और वो जो दबाव होगा उसको सिस्टोल कहा जाएगा। उसके बाद में जब इसके फैलने का ये रिलैक्स हो जाएगा, तो रिलैक्स हो जाएगा तो तब उसे हम डायस्टोल कहेंगे। तब का दबाव यकीनन वो कम होगा, सिस्टोल के वक्त का दबाव ज़्यादा होगा, और इन दोनों के दरमियान का जो फ़र्क होगा उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पल्स किसे कहते हैं वो भी इसके बाद में आपको समझा दूंगा। तो पहले सिस्टोल, डायस्टोल, पल्स प्रेशर, ये तीनों चीज़ों को हमको याद रखना है। जब दिल के सिकुड़ने का अमल होगा उस वक्त का जो खून का दबाव होगा वो होगा 120 Hg/mm, यानी ये एक नॉर्मल इंसान में या जिसको कोई बीमारी नहीं है या किसी तरह का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 Hg/mm ये सिस्टोल के वक्त होगा, यानी दिल के सिकुड़ने के वक्त होगा। और जब वो डायस्टोल यानी दिल फैला हुआ होगा, दिल रिलैक्स पोजीशन में होगा, तब वो होगा 80 Hg/mm। मैंने अभी आपको पल्स प्रेशर कहा, ये दोनों के दरमियान का जो फ़र्क होगा वो दोनों के दरमियान का फ़र्क ज़ाहिर सी बात है 40 Hg/mm है, तो इसे पल्स प्रेशर कहा जाएगा। कुछ जगह इसको पल्स रेट भी कहते हैं, तो लेकिन पल्स रेट मैं अभी आगे बता दूंगा कैसे होता है, क्या कैसे काउंट करते हैं उसको। तो सिस्टोल और डायस्टोल ये ब्लड प्रेशर, यानी सिस्टोल उस वक्त का जब दिल के सिकुड़ने का अमल होगा, डायस्टोल उस वक्त का जब दिल के फैलने का अमल होगा, और दोनों के दरमियान का फ़र्क उसे हम पल्स प्रेशर कह रहे हैं। ये सब मिलाकर इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मल इंसानों में ये होगा। अब यहाँ इससे रिलेटेड हमको ये सब पहले पढ़ लेते हैं, हाइपरटेंशन, ताकि ये कंटिन्यूस है तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर बाद में पल्स किसे कहते हैं वो भी यहाँ समझा दूंगा। जब ब्लड प्रेशर अगर किसी का यहाँ जैसे 140 और 90, यानी ये सिस्टोल वाला प्रेशर होगा, ये डायस्टोल वाला प्रेशर होगा, तो अगर ये प्रेशर से ज़्यादा होगा, यानी 140 और 90 इससे अगर ज़्यादा होगा, तो समझ लीजिए कि वो बंदा हाइपरटेंशन का शिकार है, या जिसे हाई बीपी कहेंगे, बुलंद फिशार कहा जाता है उसको। हाई बीपी सबसे अच्छा वर्ड है, बहुत बार जनरल यूज़ होता है, तो हाइपरटेंशन है उसको हाई बीपी कहा जाता है। अगर 140/190 मतलब 140 सिस्टोल और डायस्टोल में 90 उससे ज़्यादा हो तो ओके। उसमें भी अगर ये ऊपर का 180 हो और इधर का 120 हो तो इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस होगा। और इसमें हमको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे अपन इसको पढ़ेंगे, ये जो डिसऑर्डर्स है इसके अंदर, कि इसमें हार्ट अटैक है या और कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, ब्रेन हेमरेज वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ ये जो ब्लड प्रेशर है जैसे 140 और इससे ज़्यादा होने की कुछ वजूहात, कुछ रीज़न्स है, उसमें से ये 2 रीज़न्स है, ये आगे अपन पढ़ेंगे इसको। और कुछ और इसके अलावा दीगर रीज़न्स है, जैसे कुछ रेनल प्रॉब्लम हो सकता है। रेनल प्रॉब्लम ये है कि अगर किडनी फेलियर वगैरह है वो प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट अगर अपना दिल सही काम नहीं कर रहा है वो प्रॉब्लम हो सकती है। उससे पहले आपको ये समझना होगा ये जो ब्लड प्रेशर है इसको नॉर्मल रखने, यानी जो ब्लड का जो प्रेशर है, खून का जो दबाव है, इससे पहले एक चीज़ और यहाँ समझ लेना आपको कि ब्लड प्रेशर हम किससे कहेंगे, कौन से दबाव को कहेंगे। जब खून शरीयान से, आर्टरीज से दौर करता है, उस दौरान शरीयान की अंदरूनी दीवार पर अपने अभी देखिए कि उसकी 3 मतलब जो लेयर्स है, यानी ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। तो उसका जो इंटरना है, उस इंटरना पर या अंदरूनी दीवार पर जो दबाव पड़ेगा उस दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे, उस दबाव को हम खून का दबाव कहेंगे। तो वो कैसे होगा ये अपने देख लिए। अब वो अगर इससे ज़्यादा हो, अपने देखे हाई ब्लड प्रेशर हम उसे कह रहे हैं, तो उसकी कई वजूहात, जैसे ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए खून के अंदर पाए जाने वाली बहुत सारी चीज़ें, अपने बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे अफ़ाल जो है ये उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे खून की नोयत, खून किस तरह का है, गाढ़ा है, पतला है, उसमें सारी केमिकल्स, कीमिया मादे बरोबर है नहीं है। उसके अलावा एक हार्मोन होता है ADH उसे कहते हैं, वैसोप्रेसिन, वो खून में पानी की मिकदार पर काबू रखता है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने पढ़े हमने प्लाज्मा में 90% पानी है,
उस पर से खून की न्यूयत डिपेंड करेगी। इसके अलावा खून के और दीगर चीज़ें हैं, जैसे खून में बाकी के कीमियाई मादे कितने % है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, और ये सारी चीज़ें उसके न्यूयत पर असर करेगी। अगर खून सिंपल चीज़, खून अगर गाढ़ा हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर वो पतला हो या जिस तरह से होना चाहिए उस न्यूयत का हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये पहली बात होगी। इसके अलावा कोई डिसीजेस है क्या, कोई बीमारियां हैं क्या? अगर कोई बीमारी हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया था कि अगर कोई रेनल डिसीज़ है, किसी को अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि किडनी के ज़िम्मे क्या है, खून को साफ़ करने का काम है। उसमें स्पेशली जो नाइट्रोजनी बेकार मादे हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, इनको खून से अलग किया जाता है और उसको जिसमें से बाहर खारिज किया जाता है। एक्सक्रीशन में हमने पढ़े इसको। तो वो जो बेकार मादे हैं, अगर किडनी फेलियर है, वो अगर वो सही तरह से काम नहीं करती है तो क्या होगा, वो खून में बाकी रह जाएंगे। और मैंने अभी कहा आपको कि अगर खून की नुयत बदलेगी, उसमें कोई एक्स्ट्रा के ज़ायद कीमियाई मादे आएंगे तो खून के दबाव में इजाफा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर है, बाहर के एक्सटर्नल कुछ प्रेशर्स है, इमोशंस है अपने। क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जो हार्ट का जो वर्क होता है, उस हार्ट के वर्क या उसके काम करने के तरीके पर दो चीज़ें काम करती है, दो चीज़ें काबू रखती है। एक हमारा अज़मी निज़ाम होता है, जिसमें से एटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको खुदकार अज़मी निज़ाम कहते हैं, उसका काम ही है कि वो हमारे इस तरह के जो अफ़ाल है, जैसे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं हमारे, और किसी तरह का बाहर अंदरूनी जो प्रेशर दबाव है, ये सारी चीज़ों का असर इस ब्लड प्रेशर पे होगा। लेकिन वो टेम्परेरी होगा। ये अगर परमानेंट हो तो इसका मतलब कोई ना कोई डिसीज़, कोई ना कोई बीमारी है। इसके अलावा हार्ट है, हमारा दिल है, उसके उज़लात किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी जो खून की नालियाँ हैं, ये इसकी मतलब अपने जो ल्यूमेन देखिए उसकी खला है, वो अगर कम होती है, वो वजह से बहुत सारे वजूहत हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए यानी जिम्मेदार होती है। इसको हाइपरटेंशन हम कहेंगे। तो याद रखिए, 140 और 90 के ऊपर अगर हो तो हम उनको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। उसमें भी ये ब्लड प्रेशर इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। चलिए, अब अगर लो हो तो क्या लो होगा, जैसे यहाँ हमने इसको ये देखे थे, तो ये अगर 90 और यहाँ 60, इसके नीचे होगा, या ये भी अगर आता है तो समझ लो ब्लड प्रेशर की बाउंड्री पर है। उसकी भी कई वजूहत हो सकती है, जैसे अपन ये देखिए। लेकिन लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा आपके सिलेबस में उसको डिटेल है नहीं, हाइपरटेंशन है, उसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर किससे कहते हैं, उतना सिर्फ याद रखना है। तो हमने ये बीपी और उसके बाद में ये हाइपरटेंशन, इसको दोनों को पढ़ें। इसके बाद देखेंगे ये मेज़रमेंट इसको कैसे करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पल्स है, ये कभी कभी इसको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है, पल्स रेट कहते हैं उसको। ये क्या होता है, मैंने अभी कहा आपको कि जब दिल के सिकुड़ने का अमल होगा उसको सिस्टोल कहेंगे आप। तो जैसे दिल के सिकुड़ने का अमल होगा तो शरीयान में, आर्टरी में खून दाखिल होगा। तो जैसे वो दाखिल होगा तो उसकी एक लहर जो है वो शरीयान से गुजरती हुई ऐसी पूरे बॉडी तक चले जाएगी। मैंने अभी कहा था आपको कि कुछ जगह, कुछ अपने बॉडी के हिस्से में जो शरीयान है, आर्टरी से ऊपर की हिस्से, जैसे यहाँ पर है, इस जगह है, यहाँ पर बहुत सारी जगह, ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ये थाई के हिस्से में वगैरह बहुत सारी जगह, पैर के हिस्से में। तो यहाँ ये वरीद ऊपर की जानिब है, उस जगह अगर हम उसको हाथ लगवाते, वो वरीद अगर हमारे हाथ लगती तो हमको पता चलेगा कि वहाँ पर बिल्कुल जैसे हार्ट बीट होता है वैसे हमको हरकत नज़र आती है, वैसे हरकत हमको अपने हाथ को महसूस होती है। और वो जो हरकत है, वो हरकत मतलब पल्स रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पल्स रेट। वो हरकत जितने बार 1 मिनट में दिल के सिकुड़ने और फैलने का अमल होगा, उसके एतबार से वो चलती रहेगी। यानी पल्स रेट जो है तो वो उससे रिलेटेड होगा। और अगर वो समझ लो, यानी इन जनरल हम देखते हैं कि हार्ट बीट हो 72 टाइम्स होता है 1 मिनट में। अगर वो ज़्यादा हो जाए, जैसे अबव 100 हो जाता है, तो ये पल्स रेट अगर अबव 100 होगा तो उसको यानी बड़ा हुआ उसको ट्रैचीकार्डिया, बहुत बार पूछा जाता है, इसको कहते हैं। और अगर वो कम हो जाए, यानी बिलो 60 आ जाए, तो बार्डीकार्डिया ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसको बहुत बार शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है। तो ये
पल्स रेट के ताल्लुक से इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं मेज़रमेंट इसका कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने अभी यहाँ पढ़े, ये इसको ऐसे रहने देते हैं, ये दोबारा हमारे काम आ जाएगा। अब ये ब्लड प्रेशर 120/80 जो भी होगा, कम ज़्यादा इससे थोड़ा नियर अबाउट तकरीबन, तो इसको कैसे नापा जाएगा। इसको नापने के लिए एक स्पेशल आला जो है वो इस्तेमाल होता है, उसको स्पैग्मो मैनोमीटर, क्या कहते हैं इसको, स्पैग्मो मैनोमीटर, इसके ज़रिए इसको नापा जाता है। याद रखना है इसको। ये स्पैग्मो मैनोमीटर हम देखते हैं अक्सर, उसको बीपी एपरेटस भी कहा जाता है। ये बीपी एपरेटस जो है, ये बीपी एपरेटस आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी आ चुके हैं। पहला जो पुराना बीपी एपरेटस इस तरह से था, जिसमें HG पारा इस्तेमाल होता था, आप लोगों ने देखिए इसको बार बार बहुत बार। यहाँ पर एक ये पारे का एक मीटर है, इस पर ये फिगर्स हो गए, ठीक है। और इससे जो है, इससे ऐसे पाइप्स यानी जो हवा की नालियाँ इससे जुड़ी होगी। ये जो पाइप्स है ये इससे, ये HG के इस कॉलम से जुड़े होंगे। यहाँ पर एक ऐसा कफ होगा जो अपने हाथ के हिस्से में इसको हम लेंगे, जो एयर कफ है, हवा इसके अंदर भरी जाती है। इससे एक और इसकी हवा की एक नाली होगी, और इस नाली से यहाँ पर एक ऐसा पंप होगा, और यहाँ इस पंप को एक ऐसे स्क्रू होगा जिसके ज़रिए इसको हम हवा को अंदर भरने के बाद इसको कम कर सकते, छोड़ सकते, जो भी है उस एतबार से। अब क्या करेंगे, जब हम किसी का भी ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, उसके हाथ में, हाथ के हिस्से में इसे, इस कप को इस तरह से फिट कर देंगे। और ये फिट करने के बाद ये जो पंप है, इस पंप से इस कफ के अंदर, यानी ये जो हवा की थैली कह सकते हैं, इस हवा की थैली में एक तादाद में हवा को भर देंगे, फुल कर देंगे उसको। जब फुल करेंगे तो ये जो हिस्सा है हाथ का, इस हाथ के हिस्से में प्रेशर आ जाएगा, दबाव आ जाएगा। और ये प्रेशर आने के बाद फिर यहाँ से जो खून का जो बहाव होने वाला कुछ देरी के लिए रुक जाएगा थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्टेथोस्कोप को रखेंगे, और ये स्टेथोस्कोप जो है यहाँ पे ये डॉक्टर से आपको पता है कान में लगवाते हैं, या फिर ये इसकी जो पल्स है उसको पकड़कर उसको देखते, चेक करते हैं। फिर क्या करेंगे, जब इसको भरेंगे, यहाँ प्रेशर बहुत हाई होगा तो ये रीडिंग है कहीं वैसा ऊपर चला जाएगा। फिर ये जो स्क्रू है पहले इसको टाइट कर लेंगे, रीडिंग को देख लेंगे, और ये स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करेंगे। जैसे ही ढीला करेंगे, इसमें की जो हवा है, ये हवा के बैग में की, ये हवा निकलेगी धीरे धीरे, और जैसे हवा निकलेगी यहाँ का जो प्रेशर है, ये दबाव जो है ये कम होता चला जाएगा। जैसे प्रेशर उतना कम होगा कि खून का बहाव दोबारा से शुरू हो जाए, तो फ़ौरन यहाँ जैसे खून का बहाव शुरू हो जाएगा तो हार्ट के सिस्टोल और डिस्टोल के साथ, यानी उसके सिकुड़ने और फैलने के साथ हमको सबसे पहली आवाज़ सुनाई देगी, और जो पहली आवाज़ सुनाई देगी वो सिस्टोल की होगी, और उस वक्त हम रीडिंग नापेंगे और वो नियर अबाउट 120 होगा। फिर दूसरी को हम नापेंगे, वो नियर अबाउट 80 होगा, और इस तरह से हमको पता चलेगा। कम ज़्यादा हो सकता है पर्सन टू पर्सन, ये एक स्टैंडर्ड फिगर्स है। तो ये जो मैंने सिस्टोल और डिस्टोल के वक्त का ये जो रीडिंग है, वो रीडिंग मतलब उस पर्सन का, उस इंसान का ब्लड प्रेशर हो गया। तो इस तरह से इसको नापा जाता है। इसमें याद रखना है, स्पैग्मो मैनोमीटर इसको कहते हैं। कैसे नापा जाता है ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताया हूँ। उसके बाद में इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है ECG। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर किसी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले डॉक्टर उसका ECG निकालते हैं। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या होता है, कैसे इसको पता चलता है? सबसे पहले आप थोड़ा सा पीछे के लेक्चर में आपने अगर गौर किए होंगे तो अपने जो कार्डियक सिस्टम है उसको चलाने वाले या उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसको हमने पढ़े थे। उसमें हमने देखे थे कि उसमें 4 पार्ट्स हैं, एक SA नोड, दूसरा AV नोड, बंडल ऑफ हीस और परकेंजी फाइबर्स। ये 4 पार्ट्स वहाँ जाकर देख लेना उसको। उसमें हमने देखे थे कि SA नोड बरकी मौज को तैयार करता है, इलेक्ट्रिक वेव को तैयार करता है, AV नोड को देता है,
बंडल ऑफ हीज परकिंजी फाइबर वेंट्रिकल तक पहुंचाता है। ये सब होते वक्त दिल के सिकुड़ने और फैलने का अमल होता है, ये हमको पता है। अब ये जो बरकी मौज है, ये इलेक्ट्रिक करंट है एक तरह से। ये इलेक्ट्रिक करंट यानी ये बरकी मौज, इलेक्ट्रिक वेव्स, इनको जज्ब करने के लिए कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं। जो आपने देखे वहाँ जाने के बाद ऐसे कॉर्ड होते हैं वायर, और उसके आखिर में ऐसे छोटे छोटे नॉब होते हैं, वो बॉडी के हिस्से में लगाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड वैसे 4 और 6 10, कुछ मशीन्स में डिफरेंट शेप्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रोड ज़्यादातर होते हैं। उनमें ये दो हाथ के हिस्से में 2 इलेक्ट्रोड फिट किए जाते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। 2 पैरों के हिस्से में फिट किए जाते हैं, और बचे हुए 6 जो है तो ये इस चेस्ट के हिस्से में यानी सीने के हिस्से में उसको लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड जब लगाए गए तो वो इलेक्ट्रोड्स लगाने से पहले वहाँ पर एक जेल लगाया जाता है, जिसके ज़रिए वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने वहाँ जब फॉर्म होगा तो वो स्किन के ज़रिए वो उस इलेक्ट्रोड में ट्रांसफ़र होगा, वो इलेक्ट्रोड के अंदर दाखिल होगा। और जाहिर सी बात है, उस अपने समझने के लिए हम उसको वायर कह सकते हैं, वो कॉर्ड को। वो वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो इधर एक मशीन होती है ECG की छोटी सी, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं उसको। वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको आने वाले जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको नापेगा, और उस नापने के बाद एक ग्राफ की शक्ल में उसको एक पेपर पर वो ज़ाहिर करेगा, यानी एक प्रिंट की शक्ल में वो ज़ाहिर होगा। तो वो जो होगा तो किस तरह से होगा, उसमें 2 चीज़ें होगी। एक जानिब इधर ये वाला, जैसे अपन ग्राफ में देखते हैं कि 2 यानी एक एक्स और एक वाई एक्सिस होगा, इसमें से ये जो नीचे वाला है एक्स एक्सिस समझ सकते हैं हम इसको, इस पर टाइमिंग होगा सेकंड में, जैसे 0 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1 सेकंड, 1.2, 1.4, 1.6 एज इट, इस तरह से। ठीक है। इस तरफ दूसरे तरफ जो होल्ड होगा इलेक्ट्रिक का, ये इधर यानी उसका करंट होगा। अब ये यानी माइक्रो होल्ड होगा, वो बहुत छोटा होगा, उसको माइक्रो होल्ड कह सकते हैं हम। अब ये सब होगा तो जैसे माइक्रो होल्ड जिस तरह से आएगा वैसे यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको मिलेगा, और उसको हम ECG कहेंगे। अक्सर इस तरह से ये इस शक्ल में होगा। यहाँ से जब ये होगा तो यहाँ पहला एक ऐसा उभार, पहली एक वेव हमको दिखाई देगी, फिर दूसरा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स, एक काफ़ी ऊंची ऐसी वेव दिखाई देगी, फिर तीसरा यहाँ पर ये एक और ये ऐसा वेव दिखाई देगा, फिर आगे जाकर नेक्स्ट दूसरा यानी दिल के धड़कन में फिर वही चीज़ें रिपीटेशन होगी। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे। इसमें जो वेव्स है, ये पहले वाली इसको P वेव कहा जाएगा, P वेव कहा जाएगा। ये तीनों को मिलाकर QRS कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, और ये जो है ये T होगी। याद रखने बहुत आसान है, PQRST, याद रख लीजिए, इसको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल हमको देखना नहीं है। जब आप मेडिकल लाइन में जाओगे तो इसको डिटेल पढ़ लीजिए, यानी तब वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ सिर्फ हमको देखना है कि ECG क्या होता है, कैसी ये वेव्स होती है और क्या कैसे रिप्रेजेंट करती है। इसमें के जो P वेव है, ये P वेव ऑरिकल के सिकुड़ने के अमल को यानी उसके सिस्टोल को ज़ाहिर करती है। QRS ये वेंट्रिकल के सिकुड़ने के अमल को ज़ाहिर करती है, और ये जो T वेव है ये दोनों के फैलने को, यानी दोनों जो है जब रिलैक्स हो जाएंगे तब ये इसको ज़ाहिर करती है। तो हर वक्त में इलेक्ट्रिक का वोल्ट कम ज़्यादा होगा। यहाँ ऑरिकल के शुरू होना यानी स्टार्टिंग है, ऐसे नोड में है, फिर AV नोड उसको मल्टीप्लाई करेगा और बंडल ऑफ हीज परकिंजी फाइबर के ज़रिए वेंट्रिकल में पहुँचाएगा, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा वोल्ट होगा। तो ये इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, ये वेव बहुत काफ़ी ऊँची जाएगी, एक पीक पॉइंट इसका रहेगा, और फिर इस तरह से। तो ये जो वेव्स है इसकी ऊंचाई प्लस इसका जो वक्त है, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें फिक्स होती है। अगर एक नॉर्मल इंसान का जो हार्ट है उसका अगर आप ECG निकालते हैं तो, और अगर किसी में कोई बिगाड़ है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की वजह है, कोई हार्ट के जो मसल्स है उसमें कोई बिगाड़ है, कोई वर्क सही नहीं हो रहा है, जो भी कुछ होगा, तो हार्ट अटैक की वजह है, जो भी कुछ, तो वहाँ जो है वहाँ ये सारी चीज़ें जो मामूली उससे डिफरेंट आएगी, अलग आएगी। लो है तो कम आ जाएगी, और हाई है तो ये इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। ये दोनों इसके दरमियान का यानी डिफरेंस कम हो जाएगा, फास्ट अगर हार्ट बीट हो जाएगा तो उस सारी चीज़ों से हमको ये बात पता चलेगी कि वो जो बंदा है, वो जो पेशेंट है, उसका हार्ट या दिल सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
इसे ईसीजी कहा जाता है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये हार्ट में आने वाले बिगाड़ को पता करता है। और ये कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। इसमें कि ये 3 वेव्स को, इंपॉर्टेंट वेव्स को याद रखिए, पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव। इसके ज़रिए क्या होता है, एक बार ऑरिकल के सिकुड़ने का अमल, वेंट्रिकल के सिकुड़ने का अमल और दोनों के रिलैक्स होने का अमल। इसमें अगर कोई टाइमिंग में गड़बड़ हो या इसके ऊंचाई में कोई गड़बड़ हो तो उस पर से एक अंदाज़ा आता है, उससे पता चलता है कि दिल में कोई ना कोई बिगाड़ है। और इससे फिर डॉक्टर्स को डायग्नोस करने के लिए उसको आगे की जो उसकी इलाज है, उसका जो डिसीज़ है, उसके एतबार से काम करने में आसानी हो जाती है। तो हमने ये बीपी को पढ़े, कैपिलरीज को पढ़े, वेन्स को पढ़े, आर्टरीज को पढ़े, इसका मेजरमेंट हुआ, ईसीजी होगा। डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन हमने पढ़े। उसके बाद में चलिए सीएडी। सीएडी क्या चीज़ होती है? डिसऑर्डर से मैंने आपको कहा था ये सब डिसऑर्डर हमको पढ़ना है, उसमें कि ये एक हो गई हाइपरटेंशन जिसे अपने कहे थे। सीएडी जो है तो इसको करोनरी आर्टरी डिसीज़ याद रखिए। इससे पहले जब हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ाया था तो वहाँ उस बात का जिक्र किया था, दोबारा उसको मैं बता रहा हूँ। इंसान में जो सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक सर्कुलेशन में इंसान के हार्ट से खून को लंग्स तक पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहे हमने, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसको डिटेल में। दूसरे इसमें इस हार्ट से जो है इंसान के बॉडी तक पहुंचाया जाता है और इसको हमने सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन कहे थे। ठीक है, अब फिर दोनों का ताल्लुक होगा बॉडी से लंग, वो चलता रहेगा। वो वहाँ आपके बहुत आसानी से उसको मैंने समझाया था, उसको आपको वो अगर एक बार देख लेगा वो वीडियो को तो आपके समझ में आ जाएगा। अब ये सब होते हुए यहाँ सब इम्पोर्टेंट रोल जो है ये हार्ट का है। चाहे वो लंग्स को खून को पहुँचाए या लंग्स से वापस ले, चाहे वो ब्लड बॉडी को पहुँचाए या बॉडी से वापस ले, इसमें हार्ट का जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट, वो अहम है। अब जो हार्ट की जो उजलात है, सिंपल चीज़ है, उसको भी ब्लड सप्लाई होना चाहिए क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उसको भी ग़िज़ा की ज़रूरत होगी। तो उसे खून पहुंचाने वाली जो खून की नालियां हैं उनको, यानी वो आर्टरी जो है, उस आर्टरी को करोनरी आर्टरी क्या कहते हैं, उसको करोनरी आर्टरी, और उसको वापस लाने वाली को करोनरी वेन, यानी दिल को खून पहुंचाने वाली करोनरी शरियान और वापस लाने वाली करोनरी वरीद, ये कहेंगे। अब जो दिल को खून पहुंचा रही है करोनरी आर्टरी, अगर इसमें कोई बिगाड़ हो, ये उसे कहेंगे सीएडी। समझ में आ गए? यानी करोनरी आर्टरी डिसीज़। ये क्या हो सकता है? करोनरी आर्टरी डिसीज़ बहुत सारी चीज़ें होगी। जैसे यहाँ ये एक डिसीज़ है एंजिना पेक्टोरिस, उसे हम कहते हैं। एंजिना पेक्टोरिस जो है, एंजिना पेक्टोरिस के माने क्या है? जैसे ये शरियान है, ये शरियान का जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन कम हो गए, सुकड़ गई किसी जगह, बहुत सारी वजूहत होगी इसकी। उसमें ख़ास तौर से कोलेस्ट्रॉल जो होता है, चर्बी जो होती है, उसमें डिपॉजिट होती गई, उसमें जमा होती गई, और इसका जो कुत्र है, ये कुत्र कम होता गया, इसकी खला कम होती गई। और बहुत सिंपल है, अगर कुत्र कम होगा, खला कम होगी, तो ये जो हार्ट को जो खून पहुंचाया जा रहा है इसके ज़रिए, ये कम होगा, लेस होगा, और जितना कम होगा ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा, हार्ट का वर्क कम होगा, उसका इफेक्ट बॉडी पे आएगा। सीधा सीधा सिंपल सी चीज़ है ये एक चीज़। दूसरा, अगर खून में कोई चेंजेस है, मैंने अभी कहा था कि खून की जो नीयत है, खून गाढ़ा हो जाए वगैरह, तब भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो एंजिना पेक्टोरिस है, या एंजिना पेक्टोरिस, ये सीएडी की एक वजह है। यानी करोनरी आर्टेरियल डिसीज़ जो है, या करोनरी आर्टरी डिसीज़, उसी का दूसरा एक पार्ट, दूसरा एक हिस्सा, ये एंजिना पेक्टोरिस कहलाएगा। एंजिना पेक्टोरिस, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसा भी कहा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के माने हैं कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी उसे कहते हैं दूसरी ज़बान में। आर्टेरियोस के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, और इसका ये जो ल्यूमेन है उसका क्या हो जाना, कम हो जाना। अब इसके क्या सिम्टम्स हो गए, कैसे हम इसको पहचानते हैं, समझ में आ गए? इसके जो सिम्टम्स हो गए, सबसे पहली चीज़ सीएडी और ये एंजिना पेक्टोरिस दोनों के, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट को पंपिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और जितनी एनर्जी लगेगी उतना, यानी किसी भी पार्ट को, जैसे हम जब दौड़ते हैं, हमने देखे है, तो हम दौड़ेंगे तो जब हम अमल तनफ़ुस को ज़्यादा करेंगे, क्यों? कि हमारे बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है, उस वक्त हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा अमल तनफ़ुस होगा, ज़्यादा तवानाई मिलेगी, हम उस वर्क को आसानी से कर पाएंगे। वैसा
अगर हार्ट पर अगर प्रेशर आ रहा है, ज़्यादा पंपिंग करना है, हाई ब्लड प्रेशर है 180 मैंने आपको कहा, अब 1 मिनट में वो 72 टाइम्स के अलावा ज़्यादा तादाद में उसकी धड़कन हो रही है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगा, और ऑक्सीजन उसको ज़्यादा लगेगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो ऑक्सीजन पहुँचेगा कहाँ से? खून के ज़रिए पहुँचेगा, और इसको कौन पहुँचाएगा? ये करोनरी आर्टरी। और अगर इसमें ही बिगाड़ है तो उसको सही मिकदार में खून नहीं मिलेगा, सही मिकदार में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और फिर उसकी बहुत सारी अलामतें हमको दिखाई देगी। कौन सी अलामतें दिखाई देगी? चेस्ट पेन होगा उसको, उसके हाथ के हिस्से में या शोल्डर के अंदर के हिस्से में पेन होगा, पीठ के हिस्से में उसको पेन होगा, और उसको और बहुत सारे जो अंदरूनी हिस्से में मसल्स इसके अंदर पेन होगा, गर्दन के हिस्से में पेन होगा। ये जो पेन है, ये जो यानी जिस तरह से दर्द होगा, और वही जो है वो ये इस CAD की वजह से एंजियोपेक्टोरिस की, और अगर ये ज़्यादा होता है और हार्ट वहाँ पर काम करने में अगर फेलियर होता है तो उसी को हम हार्ट अटैक, उसी को क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। और ये जो हार्ट अटैक है ये 2 तरह का होता है, एक सीवियर होता है जिसमें बहुत सारे लोग हलाक हो जाते हैं, और एक नॉर्मल जिसे कहा जाता है वो जो है वो कभी बहुत सारे लोगों में किसी वजह से होता है, वो निकल भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये CAD और एंजियोना पेक्टोरिस, ये दोनों को याद रखिए। उसके बाद यहाँ ये एक एंजियोग्राफी, ये एक वर्ड है, इससे रिलेटेड 3 चीज़ें आपको पढ़ना है, याद रखो। बहुत बार ये वर्ड्स आप कॉमन जगह सुनते हैं इसको। एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्ट, और एक सुनते हैं आप बाईपास। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे हम। एंजियोग्राफी किससे कहेंगे? अगर मैंने अभी कहा आपको ये जो करोनरी आर्टरी, इसमें अगर ये कोई बिगाड़ हो, अब इसका पता लगाने के लिए एक एक्सरे मशीन के ज़रिए उसकी फ़ोटोग्राफी करवाना, उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। यानी एक कॉर्ड जो है, बहुत थिन कॉर्ड होते हैं वो माइक्रो कॉर्ड्स, वो अपने हाथ के हिस्से से या पैर के हिस्से से बॉडी के अंदर उस मशीन के मदद से बॉडी के अंदर डाला जाता है। उसमें कैमरा लगा होता है, वो धीरे धीरे बॉडी के उस हिस्से में यानी हार्ट के उस हिस्से में पहुंचा जाता है जहाँ इस करोनरी आर्टरी में उस तरह का ब्लॉकेज है, उस तरह की वो बंद हो चुकी है। वहाँ तक पहुँचाने के बाद उसकी फ़ोटोग्राफी ली जाती है, और वो जो फोटोग्राफी है उसको हम एंजियोग्राफी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? एंजियोग्राफी। वो फोटोग्राफी से हमको पता चलेगा कि किस जगह ब्लॉकेज है, किस जगह ये करोनरी आर्टरी बंद है। जैसे हार्ट को ले जाने वाली ये जो शरीयान है, ये खून समझ लीजिए वो इस जगह कम्प्लीटली बंद है। उसका परसेंटेज डॉक्टर अक्सर बोलते रहते हैं 90%, 80%, जो भी। अब जब डॉक्टर बनेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए यहाँ ब्लॉकेज है। अब ये ब्लॉकेज होने के बाद अब इसको 2 तरह से निकाला जा सकता है, एक को एंजियोप्लास्ट कहते हैं और दूसरा बाईपास कहते हैं। एंजियोप्लास्ट जो है तो फिर क्या करते हैं कि उसी मशीन के ज़रिए यहाँ पर एक स्टेंट को मुख्तलिफ़ चीज़ों के धात के और कुछ चीज़ों के बने हुए यहाँ पर एक ऐसे जैसे अपन कह सकते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो आता है, वो यहाँ लाकर छोड़ देते हैं। ये छोड़ने से क्या होगा कि जो बंद हो चुका ये ऐसे खुल जाएगा, और ये खुलने से फिर दोबारा से ये ओपन होने की वजह से यहाँ से खून का सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन शुरू होगा तो उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसका जो बिगाड़ था दूर हो गया। और ये एक उसका तरीका है कि इस बीमारी को दूर करने का, यानी ये बीमारियाँ इनको दूर करने का, ये हार्ट की जो बीमारी है उसको दूर करने का। दूसरा बाईपास में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि समझ लीजिए 100% ब्लॉकेज है और ये स्टेंट से जो अपने एंजियोप्लास्ट जिसे कहे, स्टेंट से ये निकल नहीं पाता है, तो फिर क्या किया जाता? फिर ये किया जाता कि ये जो आर्टरी का ये हिस्सा है, इस हिस्से से दूसरी एक छोटी सी आर्टरी ऐसी यहाँ से इसको जोड़ दी जाती। यानी क्या हुआ, हमने क्या किए, इसे यहाँ से लेकर यहाँ पर एक दूसरा बाईपास करवा दिया, एक दूसरी खून की नाली यहाँ जोड़ दी, और अक्सर हाथ के हिस्से में या पैर के हिस्से से इस खून की नाली को निकाला जाता है और वो इस आर्टरी को जोड़ दिया जाता है। तो होता क्या, ये ब्लॉकेज अपनी जगह है लेकिन ये खून का सप्लाई हमने यहाँ से इसको दे दिया, और फिर एज इट इज़ पहले जैसा ये खून का सप्लाई शुरू हो जाएगा, और फिर ये जो है तो उसका हार्ट जो है वर्क करना शुरू करेगा। इन सब चीज़ों को जो है तो ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्ट और बाईपास, ये तीनों को एक साथ याद रखिए। शॉर्ट नोट्स में कभी कभी इसको पूछा जाता है।
हार्ट ट्रांसप्लांटेशन उसे कहा जाता है कि मुकम्मल किसी के दिल को दूसरे किसी बंदे को देना और उसको ट्रांसप्लांटेशन करना। जब ये हार्ट का पूरा वर्किंग कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्ट, बाईपास वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है, अगर ये इससे काम चलता ही नहीं है, अब यहाँ कोई इलाज है नहीं, उसका हार्ट पूरी तरह से डैमेज है, उसके उज़लात ही ख़राब है, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उस शक्ल में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है और वो सबसे लास्ट वाली स्टेज है। तो इस तरह से ये ब्लड सर्कुलेशन, इस चैप्टर के जो आखिरी टॉपिक्स थे ये हमने यहाँ ख़त्म किए। इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, और उससे पहले इस चैप्टर के नोट्स जो है आपको एक PDF की शक्ल में दे दिए जाएंगे। वो नोट्स को सामने रखते हुए आपको आपके खुद के नोट्स बनाना है, और फिर इंशाल्लाह इस पर भी आपका टेस्ट होगा, उसकी डेट भी आपको बताई जाएगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।